डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ्स एक्सरसाइज नंबर 3.2 स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम जो सीखेंगे कि इससे पहले हम की एक्सरसाइज में हमने सीख लिया है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसकी जो अलजेब्रिक फॉर्म होती है वो होती है हमारे पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब दो वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन का जो पेयर है इसके बारे में हमने पढ़ा है। और जो 3.1 में हमने क्या करना सीखा है कि इसको एक अल्जेब्रिकली, मतलब एक वर्ड प्रॉब्लम थी, उसको अल्जेब्रिकली भी हमने क्या किया, इस तरीके रिप्रेजेंट किया था। एंड उसके बाद में उसको क्या किया था, उसका हर लाइन का हमने ग्राफ बनाया था और दोनों ग्राफ को जब सेम एक ही ग्राफ पेपर के ऊपर डिनोट किया था तो कुछ कंडीशंस आई थी हमारे पास। तो जिस तरीके से दोनों इनकी जो लाइंस हैं उनको अगर अपन ग्राफ पेपर पे डिनोट कर देंगे तो वो उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। तो ये दो रिप्रेजेंटेशन हम पढ़ चुके हैं। अपन आगे बढ़ते हैं कि व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ये सॉल्यूशन क्या होगा उसकी बात करते हैं। तो देखो, मैं दोनों तरीके से सॉल्यूशन ले लेते हैं। ये हम काम कर चुके हैं ऊपर वाला कि ये तो हमारे पास क्या अलजेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। जब इनका ग्राफ ड्रॉ करते हैं या तो वो इंटरसेक्ट करती है, या वो पैरेलल होती है, या वो कोइंसिडेंट होती है, मतलब एक लाइन के ऊपर ही कौन सी लाइन आ जाए दूसरी लाइन आ जाती है। तो तीन कंडीशन होती है हमारे पास ज्योमेट्रिकली, और इस तरीके से अल्जेब्रिकली तो एक ही कंडीशन होती है हमारे पास। उसको हम जब ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास तीन तरीके की कंडीशंस आ जाती हैं। चलो हम सॉल्यूशंस की बात करते हैं। यहाँ पे तो देखो एक्स और वाई की बात करेंगे तो सॉल्यूशन में देखो हम वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। अगर अपन सिंगल लाइन लेते हैं तो सिंगल लाइन की जब अपन सॉल्यूशन की बात करते हैं तो देखो ये हमने काम किया था कि मान लीजिए एक्स वाई प्लेन है, इसके अंदर किसी लाइन की a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इज इक्वल टू 0। अगर किसी लाइन को ड्रॉ करेंगे तो उस लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, वो इस लाइन के सॉल्यूशन होते हैं। इसके ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, वो सब इसके सॉल्यूशन है, मतलब सिंगल के। लेकिन अगर इसके साथ में मैंने एक दूसरी लाइन और डाल दी यहाँ पे a2x प्लस में b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, इसका भी आपने ग्राफ ड्रॉ कर दिया। अब आपको ये पता करना है कि दोनों का मिक्स का सॉल्यूशन क्या होगा। हम इसी के बाद में यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो देखो यहाँ पे जो है हमारे पास कि x और y वेरिएबल्स की वैल्यू यहां से भी इनफाइनाइट आएंगी, यहां से भी इनफाइनाइट, क्योंकि इस लाइन पे भी इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, इस लाइन पे भी इनफाइनाइट पॉइंट होंगे। तो हमें जो इसका सॉल्यूशन होगा ना इस पेयर का, वो सॉल्यूशन एक ही होगा, और वो वैल्यूज होती है x और y की, वो वैल्यूज जो दोनों इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई कर दे। मतलब x और y का ऐसा पेयर आप लीजिए यहाँ पे जो इसको भी सेटिस्फाई कर दे और इसको भी सेटिस्फाई कर दे। इसका मतलब वो इस लाइन पे भी होना चाहिए और इस लाइन पे भी होना चाहिए। कुल मिला के आप समझने की बात ये समझिए कि जब अपन इसको इस तरीके से ज्योमेट्रिकली इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो ऐसे पॉइंट निकाल लीजिए जो दोनों लाइन पे हो, ऐसे पॉइंट जो पहली लाइन पे भी हो और सेकंड लाइन पे भी हो। अब जैसे मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स की बात करता हूँ, जैसे इस पॉइंट की बात कीजिए, देखो ये इस वाली लाइन पे तो है लेकिन इस वाली लाइन पर नहीं है। इसका मतलब ये दोनों के ऊपर नहीं है, इसका मतलब ये पॉइंट इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर मान लीजिए मैंने ये पॉइंट ले लिया यहाँ पे, तो ये देखो इस वाली लाइन पे है फर्स्ट वाली पे, लेकिन सेकंड वाली पे नहीं है, क्योंकि सेकंड वाली तो ये रही है आपके पास, तो ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। अब देखो एक इनका कॉमन पॉइंट है, अगर आप यहां से देखिए ये वाला पॉइंट देखो इस वाली लाइन पे भी है और इस वाली लाइन पे भी, मतलब ये वाला जो पॉइंट है वो दोनों लाइनों पे। इसका मतलब ये जो x और y की वैल्यू होगी वो इसको भी सेटिस्फाई करेगी, इसको भी सेटिस्फाई करेगी। तो ये हो जाएगा हमारे पास इसका सॉल्यूशंस। ठीक है, एक बात तो सॉल्यूशन का मीनिंग हो गया वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स, मतलब जो आपके पास इक्वेशंस हैं उनके अंदर जो वेरिएबल है, मोस्टली अपन x और y लेते हैं, तो वेरिएबल्स x एंड y विल सेटिस्फाई बोथ इक्वेशन एट अ सेम टाइम, मतलब दोनों इक्वेशन को एक साथ एक ही समय पे दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली x और y की जो वैल्यूज होगी वो हमारे पास क्या होगा, इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। आई बात समझ में? इसमें हम लोग करना कुछ नहीं है, एक्स और वाई की वो वैल्यूज निकालनी जो इसको भी सेटिस्फाई कर दे और इसको भी सेटिस्फाई कर दे। ठीक है, तो सॉल्यूशंस की बात होगी तो सॉल्यूशन क्या होते हैं, एक्स और वाई की वो वैल्यूज, मतलब वेरिएबल की वैल्यू होगी, क्योंकि हमारे पास बाकी a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये तो कांस्टेंट होते हैं। तो वेरिएबल एक्स और वाई की वो वैल्यू कि जो इस वाली इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर दे और इस वाली इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर दे। ये तो हो गया अल्जेब्रिकली। ग्राफिकली अगर आते हैं तो वो पहली वाली लाइन पे भी होना चाहिए पॉइंट और सेकंड वाली लाइन पे वो पॉइंट होना चाहिए। अगर वो पॉइंट दोनों लाइनों पे हैं तो वही उसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपके सॉल्यूशन का कंसेप्ट समझ में आ गया। अब करना क्या है इसके अंदर, अपने क्या कुछ नहीं करना है, केवल एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है तो दोनों इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई करे। अब जो फर्स्ट हमारे पास सॉल्यूशन का जो मेथड है जो अपन इस एक्सरसाइज नंबर 3.2 में पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास ग्राफिकल मेथड, जिसे हम ज्योमेट्रिकल मेथड भी बोल सकते हैं। तो ग्राफिकल मेथड में क्या करना है कि वो पॉइंट्स आपको निकालने हैं जो कॉमन हो दोनों लाइनों पे, बस इतना सा आपको काम करना है। अब करने का तरीका ये होगा, कोई वर्ड प्रॉब्लम ली, वर्ड प्रॉब्लम को सबसे पहले अपने को क्या करना है, अल्जेब्रिकली फॉर्म में लिखना है।
फिर इसकी लाइन खींचनी है, इसकी लाइन खींचनी है, और दोनों की लाइन के अंदर तीन कंडीशन बनेगी, या तो वो इंटरसेक्ट करेंगी, या वो पैरेलल होंगी, या वो कोइंसिडेंट होंगी, एक के ऊपर दूसरी आ जाएंगी। अब इन तीनों के अंदर कॉमन पॉइंट्स अपने को निकाल लेने हैं, जितने कॉमन पॉइंट आएंगे उतने उसके सॉल्यूशन हो जाएंगे। कोई जरूरी नहीं एक कॉमन पॉइंट आए, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो इनके बारे में अपन यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। देखो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात करते हैं कि इस कंडीशन में, इस कंडीशन में और इस कंडीशन में, तीनों कंडीशंस में कितने सॉल्यूशन होंगे। लेकिन नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी दो तरीके से बात करेंगे हम। अगर मान लीजिए हमारे पास लाइन का रिप्रेजेंटेशन हमारे पास ज्योमेट्रिकली है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है, तब किस तरीके से अपन उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन देखेंगे। एक अगर मान लीजिए हमेरे पास इस तरीके दो इक्वेशन दे दी, मतलब अलजेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन है, तब नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे उसके बारे में हमें अपने को बात करनी है। ठीक है, तो चलिए पहले स्टार्टिंग करते हैं ज्योमेट्रिकली या ग्राफिकली। तो देखो हमें निकालना नंबर ऑफ सॉल्यूशन इन ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन की तीन कंडीशन होती है। फर्स्ट कंडीशन होती है इंटरसेक्ट, कि लाइन आपस में क्या करें, अपने पास इंटरसेक्ट करें एक पॉइंट पे। तो देखो दो लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, और वही उसका क्या हो जाएगा, हमारे पास सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूशन मिलेगा वन सॉल्यूशन, और इसको अगर एक ही सॉल्यूशन मिलता है तो उसे हम यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है तक बात। अगर लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं तो केवल ये एक ही पॉइंट होगा जहां पे हमने वहां पे डिस्कशन कर लिया है, जो दोनों में क्या होगा, हमारा इस पे भी होगा, इस पे होगा, कॉमन पॉइंट होगा, और यही पॉइंट क्या हो जाएगा, इनका सॉल्यूशन हो जाएगा। मोस्टली केसेस में जब भी अपने को ग्राफिकली किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो हम इस मेथड को यूज करते हैं, और इंटरसेक्शन पे ही हम सबसे ज्यादा निर्भर रहते हैं। बाकी तो सब में तो क्या होता है, सॉल्यूशन सीधे आ जाते हैं। केवल यही एक मेन जो आपके पास क्वेश्चन बनेगा, जिसके अंदर अपने को अगर ग्राफिकली कोई मान लीजिए पूछ रहा है कि ग्राफिकली इसका सॉल्यूशन कीजिए, तो आपको करना क्या है कि इस तरीके से आपको अलजेब्रिकली फॉर्म बना लेनी है, दोनों की ग्राफ खींच लेने। अगर ये कंडीशन बनती है, जो आपके इंटरसेक्शन पॉइंट है वही आपके पास क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस केस में जब लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, उस केस में हमारे पास एक ही सॉल्यूशन होगा, जिसे हम कौन सा सॉल्यूशन बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। सेकंड हमारे पास मान लीजिए आ गया कि लाइनें क्या है, हमारे पास पैरेलल है। क्या है, पैरेलल है। तो देखो जब पैरेलल होती है ना, पैरेलल लाइन वो होती है जो एक दूसरे को कभी नहीं मिलती है, कभी नहीं मिलेंगी। मतलब इसका जो पॉइंट होगा वो कभी भी इसका पॉइंट नहीं हो सकता, और इस पे अगर कोई पॉइंट है वो कभी भी इसका पॉइंट नहीं हो सकता। मतलब दोनों के अंदर कॉमन पॉइंट कभी नहीं है। कॉमन पॉइंट तब आएगा जब दोनों मिल जाए, और पैरेलल लाइन कभी भी आपस में एक दूसरे को क्या नहीं करती, मिलती नहीं है, इंटरसेक्ट नहीं करती है। इसका मतलब इधर ही इनफाइनाइट चले जाओ चाहे इधर इनफाइनाइट चले जाओ, ये कभी भी मिलेंगी नहीं, और इनमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आएगा। इन दैट केस हमें x और y की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी जो दोनों को एक साथ क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे। और इस केस के अंदर हमारे पास जो सॉल्यूशन होता है वो होता है नो सॉल्यूशन। ये ध्यान रखना आप, ये स्पेशल केस है कि जब लाइनें पैरेलल होगी, उस केस में हमारे पास इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएंगे जीरो, कोई भी हमें सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो दोनों को में क्या हो, कॉमन हो। ठीक है, थर्ड अपन बात करते हैं, जो हमारे पास थर्ड केस है वो है कोइंसिडेंट का। कोइंसिडेंट में क्या होता है, देखो एक लाइन है हमारे पास, दूसरी लाइन भी जस्ट उसके ऊपर ही आ जाए। एक को मैंने बड़ा दिखा, एक को मैंने छोटा दिखा, वैसे तो इनफाइनाइट तक चली जाएंगी। इस केस में देखो ये पॉइंट दोनों पे है, ये पॉइंट भी दोनों पे है, ये पॉइंट भी दोनों पे है, ये पॉइंट भी दोनों पे, ऐसे इनफाइनाइट तक चले जाएंगे। तो जो सारे पॉइंट इसके हैं वो सारे इसके हैं, और इस पे हैं वो सारे इसके। इसका मतलब अगर आप सोचोगे नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, तो ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन हो जाएंगे, क्योंकि जो भी इसका पॉइंट होगा वो इस पे जरूर आएगा, क्योंकि एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आ गई। अब आपको मैंने केवल डिफरेंस करने के लिए मैंने एक को छोटा एक को बड़ा बनाया, बाकी इनफाइनाइट तक आगे बढ़ेंगे। आप पूरे आगे बढ़ा दीजिए, पहली लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आ जाएगी, तो इसके जितने भी पॉइंट होंगे वो सारे वो दूसरी वाली पे होंगे, और ये क्या हो जाएगा, हमारे पास सॉल्यूशन होता है। इस केस में हमारे पास कितने कॉमन पॉइंट बोले, इनफाइनाइटली। तो ये अगर कोइंसिडेंट है तो इसका मतलब यहाँ पे सॉल्यूशन हो जाएंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये तो हमारे पास हो गया ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर अपने को दिया हुआ है तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात करेंगे। अगर वो इंटरसेक्ट करती हैं तो वन सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर मान लीजिए वो पैरेलल है, देन आपके पास कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आएगा, देन नो सॉल्यूशन की कंडीशन हो जाएगी। और थर्ड अगर कोइंसिडेंट है, मतलब एक के ऊपर दूसरी आ रही है, इसका मतलब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आपके पास उसका आंसर हो जाएगा।
अब आपको मान लीजिए कि जो अपन इस चैप्टर 3.2 में जो करने जा रहे हैं वो अपने को ये कहेगा कि ज्योमेट्रिकली मेथड या ग्राफिकली मेथड से आपको सॉल्यूशन निकालना है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन नहीं बताना, केवल सॉल्यूशन बताना है। अब देखिए इस केस में आपके पास क्या हो जाएगा कि इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। कितने सॉल्यूशन बताओगे? तो केवल इसके अंदर अगर ये कंडीशन आती है तो अपने को सीधा लिखना है इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन बताना नहीं उसको। तो इस केस में आपको ज्यादा सोल्व नहीं करना। इस केस के अंदर पैरेलल आ जाती है, नो सॉल्यूशन, इस केस में भी आपको कुछ नहीं करना। ये केस सबसे इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर अपने सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आंसर इसी क्वेश्चन में निकलता है। जब लाइन इंटरसेक्ट कर रही हो, इंटरसेक्शन पॉइंट ही हमारे पास क्या हो जाएगा, उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है बात। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। एक कंडीशन है हमारे पास और वो कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन भी हमारे पास इस एक्सरसाइज में आएंगे, तो अपन इसको आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारे पास देखो इन अलजेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन में नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताना है। मतलब यहां तो आपको ये क्लियर था कि आपके दिमाग में पिक्चर है, इमेज है कि इंटरसेक्ट कर रही है तो एक पॉइंट है, आपके पास क्या है पैरेलल है तो नो सॉल्यूशन है, कोई भी आपके पास कॉमन पॉइंट नहीं आ रहा, कोइंसिडेंट करिए एक के ऊपर दूसरी आ गई। लेकिन मान लीजिए कि यहाँ तो 3 प्रकार की कंडीशन थी, लेकिन अलजेब्रिकली में तो एक ही कंडीशन मिलेगी हमें। अब अगर ऐसी इक्वेशन हमें दी हुई है तो इसके अंदर हम कैसे पता करेंगे कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन, कि ये केस कब होगा, ये केस कब होगा और ये केस कब होगा। जब ये तीनों केस पता चल जाएंगे तब तो आंसर। अगर मान लीजिए मैं ये कहूं कि ये लाइनें पैरेलल है, देन आपके दिमाग में आ जाएगा नो सॉल्यूशन। अगर आपको ये कहा जाए कि ये लाइन कोइंसिडेंट है, देन इसका मतलब मैनी सॉल्यूशंस हो जाएगा। और ये कहा जाएगा कि ये इंटरसेक्ट कर रही है, देन आपके एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, देन वन सॉल्यूशन हो जाएगा। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन तो तरीका ये रहेगा, लेकिन इससे कैसे पता करेंगे कि ये होंगे, तो इसके लिए हमारे पास एक कंडीशन है जो हमारे पास मैथमेटिशियन ने निकाली है कि बिना इनका ग्राफ ड्रॉ किए, बिना इन दोनों लाइनों का ग्राफ ड्रॉ किए हम ये पता कर सकते हैं कि वो इंटरसेक्ट करेंगी, पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी। तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखो हमें यहाँ पे करना कुछ नहीं है, सबसे पहले यहाँ पे जो कोफिशिएंट्स है वो निकाल लेते हैं। देखो x और y को छोड़ देना है, बाकी सारे कोफिशिएंट ले लेने हैं और हमेशा इसी कंडीशन में रखना है। मतलब कभी भी आपको मान लीजिए कोई भी इक्वेशन मिलती है तो इक्वल में 0 रख लेना, स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आना। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा ध्यान रखना, कभी भी इक्वेशन होगी तो इक्वल में 0 होता है, बाकी सब इधर आ जाते हैं। उसके बाद में x के, y के और कांस्टेंट आप ले लीजिए। कोफिशिएंट कितने हैं, a1 है, b1 है एंड c1 है। इधर से आ जाएगा a2 निकाल लिया, b2 निकाल लिया और c। ये कुछ नंबर्स होंगे, बस इन्हीं नंबर्स का खेल है और इसी नंबर से हम क्या कर लेंगे, तीनों पता कर लेंगे। तो फर्स्ट जो कंडीशन होती है हमारे पास इंटरसेक्ट के लिए वो ये होती है कि दोनों के देखो a1 a2 मतलब x कोएफिशिएंट है ना, तो इन सबका क्या लेना है ना, आपको रेशियो भी ले लेना है। इस तरीके से रेशियो ले लिया, a1/a2 ले लिया, b1/b2 निकाल लिया, c1/c2 निकाल लिया। सबसे पहले क्या किया, a1 b1 c1 सेपरेट किया, a2 b2 c2 सेपरेट किया। अब a1/a2 कर लिया, b1/b2 कर लिया, c1/c2 कर लिया। कुछ ना कुछ नंबर आएंगे। अब आपको पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं, केवल अपने को केवल देखना है, केवल अपने को इनको केवल कंपेयर करना है कि इससे इसका कंपैरिजन देखना है। तो सबसे पहले आप इस रेशियो को इस रेशियो से कंपेयर करेंगे। तो पहला रेशियो हो गया a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, कि पहले वाला दूसरे वाले, तीसरे वाले के लिए कुछ नहीं देखना है, पहले वाला दूसरे वाले के इक्वल नहीं है। ठीक है। दूसरी कंडीशन ये है कि पहले वाला दूसरे वाले के मतलब a1/a2 b1/b2 के इक्वल हो गया। जब इक्वल नहीं है देन तो ये तो यहां तक रुक जाना है, तीसरे वाले को आपको नहीं देखना है, थर्ड रेशियो को आपको कुछ नहीं देखना है। c1/c2 को छोड़ दो, दिमाग में प्रश्न भी नहीं आना चाहिए कि इसको क्यों नहीं लेना, क्या नहीं लेना। अपने को इन्हीं से अपना जो अपना मेन वर्क है ना कि पता करना, तो अपन इसी से पता कर लेंगे। a1/a2 b1/b2 का रेशियो इक्वल नहीं है, फिर इक्वल है। अब जब इक्वल है तो दो कंडीशन, तो तीसरे वाले को देखना है। जब इक्वल आ गया ना तो थर्ड वाले को चेक करना है, मे बी थर्ड वाला इक्वल हो जाए। ठीक है। तो पहली कंडीशन में लेते हैं थर्ड वाला इक्वल नहीं है, और थर्ड कंडीशन में अपन ले लेते हैं कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 है, और थर्ड वाला भी c1/c2 इक्वल। आप आराम से समझ लेना। देखो इसको फर्स्ट कंडीशन सबसे पहले जो चेक करना है, इन दोनों को चेक करना है क्या ये इक्वल है या नहीं। अगर नहीं है तो पहली कंडीशन हो जाएगी, आगे आपको जाना ही नहीं है, और तीनों में से हमेशा एक कंडीशन होगी। उसके बाद में अगर मान लीजिए ये दोनों इक्वल है तो थर्ड को देखना है, थर्ड इक्वल नहीं भी हो सकता और इक्वल भी हो सकता है। आगे बात समझ में, ये तीनों कंडीशन में से हमेशा एक कंडीशन बनेगी, या तो इक्वल नहीं होंगे, तीसरे वाले को देखना ही नहीं है आपको। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो यही आपको ये वाली कंडीशन में आ जाएंगे। इक्वल है तो थर्ड को देखना है, या तो इक्वल होगा या इक्वल नहीं होगा। इन तीनों केस को आराम से देख लेना। अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2
इस केस में लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। आगे आपके पास 2 क्वेश्चन ऐसे आने वाले हैं जिनके अंदर अपने को ये कंडीशन चेक करते हुए बताना है। अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, देन लाइन क्या करेंगी हमारे पास, इंटरसेक्ट करेंगी। अगर इंटरसेक्ट करती हैं तो सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे, कितने होंगे, 1 सॉल्यूशन होगा, और इसको अपन यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं। 1 सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन कहेंगे। एक थर्ड जो बात है वो भी मैं बताऊंगा आपको आगे आ जाएगी। अगर a1/a2 b1/b2 के इक्वल है लेकिन थर्ड वाला इक्वल नहीं है, इस केस में लाइन हमारे पास पैरेलल होंगी, और अगर पैरेलल है देन हमारे पास नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात करेंगे तो यहां 9 सॉल्यूशन हो जाएगा। एक और कंडीशन है वो भाई बताएंगे आगे। चलिए थर्ड आ जाएगी। अगर पहले वाला दूसरे वाला के इक्वल है, मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, और तीसरा वाला भी उसके इक्वल है, मतलब तीनों का रेशियो क्या आ रहा है, बिल्कुल सेम आ रहा है, इस केस में हमारे पास लाइंस होंगी वो कोइंसिडेंट। ठीक है, कोइंसाइड करेंगी या फिर कोइंसिडेंट होंगी, मतलब एक के ऊपर दूसरी लाइन आ जाएगी। और इस केस में हमारे पास नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात करें, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। अब एक थर्ड जो ये है इसके बारे में और बात कर लेते हैं। देखो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कंसिस्ट और इनकंसिस्ट। ठीक है, कंसिस्ट और इनकंसिस्ट, या कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इसके बारे में बात करते हैं। 2 वर्ड है, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। बहुत सिंपल है। जिन कंडीशन में सॉल्यूशन आता है, निकलता है, उससे बोलेंगे कंसिस्टेंट, और जिनमें सॉल्यूशन नहीं आता वो इनकंसिस्टेंट है। बिल्कुल सिंपल है। इसमें देखो 1 सॉल्यूशन है, मतलब सॉल्यूशन आ रहा है तो ये कंसिस्टेंट है। इसमें सॉल्यूशन नहीं आ रहा है मतलब इनकंसिस्टेंट है। और यहां देखिए इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन तो आ रहे हैं, इसका मतलब ये भी कंसिस्टेंट। ठीक है, अब ये ध्यान रख लेना, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आपके पास सारी कंडीशन आ जाएंगी, क्योंकि इसके बाद वाली एक्सरसाइज में भी अगर अपन को कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा तो वो इसी से पूछेगा। ये तो हर कोई बता सकता है, जब ग्राफ बना हुआ है तो हर कोई बता देगा, लेकिन जब यहाँ पे अलजेब्रिकली फॉर्म में है, जब ग्राफ बना हुआ नहीं है, इन दैट केस आपको a1 b1 c1 a2 b2 c2 लेने हैं। ध्यान रखना इक्वल में 0 होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म होनी चाहिए, स्टैंडर्ड, इसका विषय ध्यान रखना। कई बार क्या होता है कि कांस्टेंट उधर रहता है, लेकिन क्या होता है उसको लिख लेते हैं, ऐसा नहीं करना है आपको। सबसे पहले इस फॉर्म में लाना है, इक्वल 0 लाना है, सबको उठा के इधर ले आओ, प्लस माइनस जैसे भी है सबकी वैल्यूज लिख लो, उनका रेशियो ले लो, a1/a2 b1/b2 c1/c2। फिर फर्स्ट चेक करेंगे क्या a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, देन लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, 1 सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा और कंसिस्ट होगा। ठीक है, सेकंड है a1/a2 b1/b2 के इक्वल है, लेकिन थर्ड वाला c1/c2 के इक्वल नहीं है, इस केस में पैरेलल होंगे, नो सॉल्यूशन होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। और तीनों अगर मान लीजिए इक्वल है देन कोइंसाइड करेंगी और कोइंसिडेंट होंगी, एंड इनफाइनाइटली क्या होगा, मैनी सॉल्यूशन हो जाएगा। और इसमें भी सॉल्यूशन निकल रहा है तो ये भी हमारे पास क्या होगा, कंसिस्ट होगा। ये आपके पास होल पूरा समझ में आ गया है। अब देखो अगला जो वर्ग है हमारे पास, ज्योमेट्रिकल मेथड से करना या ग्राफिकल मेथड से करना कुछ नहीं, हमारे को वर्ड प्रॉब्लम मिलेगी, उसको हमने क्या अलजेब्रिक फॉर्म में चेंज कर लिया। इन दोनों की आप लाइन खींच लेंगे, लाइनें हमने खींची है 3.1 में, इसके अंदर जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है वो सॉल्यूशन हो गया। यहाँ पे अपन लिखेंगे मैनी सॉल्यूशन, यहाँ पर लिखेंगे नो सॉल्यूशन। इन दोनों में कुछ काम नहीं करना, केवल इसके अंदर एक्स्ट्रा काम ये करना है कि उस पॉइंट को बता देना है कि ये उसका सॉल्यूशन है। ये आपके पास ग्राफिकल मेथड हो गया। सेकंड हमारे पास ये कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चन है कि हमारे पास अलजेब्रिकली फॉर्म दे दी है, और ये पता करना बिना ग्राफ ड्रॉ किए कि भाई वो पैरेलल होंगी, इंसर्ट करेंगी या कोइंसिडेंट होंगी, या फिर वहां 1 सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, कंसिस्ट होगा, इनकंसिस्ट होगा। तो ये तीनों चीजों का जवाब हम यहाँ से दे सकते हैं। आप आराम से पॉज करके इस टेबल को और इस पूरे कंसेप्ट को नोट कर लेना। ठीक है, अब अपन इस एक्सरसाइज में चलते हैं और एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, अब अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कह रहा है वो देखो कुछ ऐसा है जैसे हमने 3.1 में किया था कि हमें पे वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है। वर्ड प्रॉब्लम को क्या करना है, सबसे पहले अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है वेरिएबल्स मानते हुए।
जब उसकी इक्वेशंस आ जाएंगे उसके बाद में उनकी क्या करनी है, दोनों लाइनों की अपने पास लाइंस खींचनी है, मतलब ग्राफ पेपर पे डिनोट करना है दोनों को एक साथ, और उसके बाद में हम वो कंडीशन देखेंगे। अगर वो इंटरसेक्ट करिए तो इंटरसेक्शन पॉइंट उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर मान लीजिए पैरेलल है देन नो सॉल्यूशन, और कोइंसिडेंट है देन इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो ये अपन काम कर लेते हैं, अपन कर भी चुके हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन पढ़ते हैं हमारे पास वो है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, मतलब क्लास 10 में कितने स्टूडेंट है हमारे पास, 10 स्टूडेंट है। टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज, मैथमेटिक्स क्विज में क्या किया इन्होंने, पार्ट किया। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, मतलब गर्ल्स के जो नंबर्स हैं, इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, मतलब बॉयज के नंबर से कितने ज्यादा है, 4 ज्यादा, मतलब गर्ल्स का जो नंबर है या गर्ल्स की जो संख्या है वो बॉयज से कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है। ठीक है, इतना आप याद रख लेना। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। तो सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, वेरिएबल मान लेते हैं बॉयज और गर्ल्स को। लेट नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर एक्स एंड वाई। ये आपने मान लिया कि नंबर ऑफ बॉयज तो है हमारे पास x और नंबर ऑफ गर्ल्स है हमारे पास y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे अपन। अब देखो क्या क्या कंडीशन दी हुई है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, कई बार क्या होता है कि दिमाग में क्वेश्चन रहता है कि सर इसमें 2 इक्वेशन कहाँ से आएंगी। आप उस क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए, उसकी पूरे स्ट्रक्चर को समझिए, उसके रिलेटेड आप बहुत सारे क्वेश्चन उससे कर सकते हैं। तो यहाँ आप क्या करेंगे, ये पता कर सकते हैं कि किस तरीके से हम इसके अंदर से 2 इक्वेशन निकालें। तो पहले देखो मैंने कुछ अंडरलाइन कर रखा है, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 8, और दूसरी कंडीशन ये दी नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। ये 2 इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है, थर्ड इंफॉर्मेशन दी हुई नहीं है। अब देखो 10 स्टूडेंट का मतलब बॉयज गर्ल्स का मिक्सचर ही 10 होगा, टोटल स्टूडेंट तो उसी से निकलेंगे बॉयज प्लस गर्ल्स। तो फर्स्ट है हमारे पास अगर x और y बॉयज और गर्ल्स हैं तो पहली इक्वेशन हो गई कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बॉयज प्लस गर्ल्स इज इक्वल टू टोटल कितने हमारे पास 10 है। एंड सेकंड देखिए वो ये कह रहा है इफ नंबर ऑफ गर्ल्स हमारे पास कितने, देखो बॉयज तो x है और ये हमारे पास क्या है, गर्ल्स है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो बॉयज से 4 मोर है, मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स का मतलब y बॉयज से कितनी ज्यादा है, 4 मोर है। ये इक्वेशन नंबर होगी सेकंड। आप इसको आराम देंगे, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर, मोर का मतलब ज्यादा है नंबर ऑफ बॉयज। अगर मान लीजिए ये कहता कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 लेस देन बॉयज, मतलब बॉयज से 4 कम है, तो x माइनस 4 अपन क्या कर देते, लिख देते उसको। ठीक है, ये हमारे पास अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन आ चुका है, वेयर x एंड y आर द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। अब इसका क्या करना है आपने, वो ग्राफिकली इसको सोल्व करना है, क्योंकि जो क्वेश्चन लिखा हुआ वो ये है कि आपको इसको सबसे पहले तो क्या अलजेब्रिक फॉर्म में बनाना है, उसके बाद में ग्राफिकली सॉल्यूशन बताना है। तो आपको इसके ग्राफ खींचना है और ग्राफ खींचने के बाद में देखना है कि क्या आपका सॉल्यूशन होगा। तो 1 बाय 1 अपन ले लेते हैं, उनके पॉइंट्स बना लेते हैं, फिर ग्राफ पेपर पर डिनोट कर लेंगे। ओके, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट देखिए हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। आपको बता रखा है कि x और y में जिसका कोफिशिएंट 1 हो उसको यहाँ रख लीजिए, बाकी उधर ले जाए। तो आप नॉर्मल आप ध्यान रखिए कि देखो दोनों कोफिशिएंट आपके पास 1 है, तो आप किसी को भेज सकते हो, तो अपन x को वहां भेज देते हैं। दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू क्या होगा 10 माइनस x। अब अपन क्या करेंगे, टेबल बना लेंगे और x और y की वैल्यूज लिखेंगे। अब देखो 3 पॉइंट्स हमें यहाँ पे लेने, x की वैल्यू रखनी है और y की वैल्यू मिल जाएगी। तो x की वैल्यू जैसे मान लीजिए अपन ने थोड़ा 1 नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा लार्ज अमाउंट मतलब 4 5 के आसपास लीजिए। जैसे x की वैल्यू आपने 4 रखी, 10 माइनस 4 कितना हो गया, y की वैल्यू 6 हो गई। x की वैल्यू आपने 5 रखी, 10 माइनस 5 5 हो गया। x की वैल्यू आपने 6 रख दी, 10 माइनस 6 ये हो गया हमारे पास 4। तो आपके पास ये सॉल्यूशंस के क्या आ गए, पेयर आ गए। ओके, तो आप लिखेंगे कि solutions as a pair of solutions as points are, देखो पॉइंट्स कौन कौन से बने, 4 6, अगला बन गया आपके पास 5 and 5, उसके बाद में आपके पास 6 and 4। ठीक है, अब क्या करना है, इनको प्लॉट करना है अपने को। तो प्लॉटिंग दिस पॉइंट on graph paper we get straight line of equation हमारे पास कौन सी है, x plus y is equal to 10।
इसकी अपने को स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। ठीक है, अब इसको ड्रॉ कर लेंगे वे बन। नेक्स्ट अपन चलते हैं सेकंड पे, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो इक्वेशन सेकंड हमारे लिख लेते हैं, वो है हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। तो देखो इसके अंदर y इज इक्वल टू ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आपको कुछ ले जाना ही नहीं है उस तरफ, आपको कुछ लेके जाना ही नहीं है। y की वैल्यू सीधी सीधी दी हुई है, x प्लस 4 है, तो अपन यहाँ पे सीधा टेबल बना लेते हैं और टेबल में अपन वैल्यूज रखते हैं x और y की। 3 पॉइंट्स हम यहाँ निकाल लेंगे। देखो x की वैल्यू रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, y की वैल्यू, x की वैल्यू जैसे आप यहाँ पे तो थोड़ी छोटी रख दी, जैसे 2 रख दिया आपने, 2 प्लस 4 कितना हो गया 6 हो गया। आपने 3 रख दिया, 3 प्लस 4 कितना हो गया 7 हो गया। आपने 1 रख दिया, 1 प्लस 4 कितना हो गया 5 हो गया। ओके, ये आपके पास क्या हो गया, पेयर ऑफ सॉल्यूशन एज पॉइंट अपन यहाँ पे लिख लेंगे। तो अपन आगे लिखते हैं इसके अंदर पेयर ऑफ सॉल्यूशंस एज पॉइंट्स are 2 6 3 7 1 5, 2 6 3 7 and 1 5, plotting these points on graph we get straight line। ठीक है, अच्छा कुछ स्पेसिफाइड नाम भी अपन दे देते हैं। देखो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन अपन ने यहाँ लिखी थी, स्ट्रेट लाइन हमारे पास, जैसे मान लीजिए ए बी लिख लेते हैं, इसको नाम स्पेसिफाइड नाम ए बी दे दिया। स्ट्रेट लाइन यहाँ पे लिखना है सी डी ऑफ इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन क्या थी y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। ठीक है, स्पेसिफाई यहाँ नाम अपन ने ए बी लिख दिया, वहां नाम अपन ने सी डी लिख लिया। चलिए अब दोनों के हमारे पास पॉइंट आ चुके हैं, लाइनें भी हमने ए बी दी है, उसको ग्राफ पर डिनोट कर लेते हैं। उसके बाद में अपने को सॉल्यूशन की बात करनी, ये काम अपन 3.1 में कर चुके हैं। डिनोट करने के बाद में देखना है तीनों में से कौन सी कंडीशन होगी। यहाँ जो सूटेबल कंडीशन मुझे जो लग रही है वो आपके इंटरसेक्शन की है, अभी भी देखेंगे इंटरसेक्शन होगा, और जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वही हमारा सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो चलिए अपन इसको स्टार्ट करते हैं। ये सब पॉजिटिव में जा रहा है, तो थोड़ा सा अपन इसको इस साइड लेते हैं। O x डैश x y एंड y डैश। जब भी आप ग्राफ बनाए तो ध्यान रखना, स्केल का जरूर ध्यान रखना, स्केल आपको हमेशा डिनोट करना होगा इसके अंदर। तो अपन x की रेंज देख लो, देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 तक जाना है आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपने क्या लिखा कि स्केल में देखो 1 सेंटीमीटर में 1 ही लिया है, आप लिखेंगे ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1। ओके, और ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल, यहाँ भी अपन 1 ही ले रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसकी रेंज आप देखेंगे मैक्सिमम 7 तक जा रही है। ठीक है, पहले इस लाइन को ले लें। फर्स्ट पॉइंट है 4 एंड 6, तो चलिए 4 पे गए x पे और y पे गए हम 6 पे, ये हमारा 4 6 हो गया। सेकंड है 5 एंड 5, आप 5 पे गए और इधर भी आप 5 पे गए। थर्ड है आपके लिए 6 एंड 4, x पे आप 6 गए और y पे आप चले गए कितना 4 चले गए। और ये आपके पास क्या हो जाएगी स्ट्रेट लाइन। इसको नाम आपने दिया a और b। ठीक है, चलिए सेकंड आ जाते हैं 2 6, x पे 2 y पे 6। उसके बाद में हमारा 3 एंड 7, ये 3 पे गए ये 7 पे गए, ये देखो ये पॉइंट इसी पे आ जाएगा। ठीक है, फिर 1 और 5 पे गए 1 और हमारे पास 5 हो गया, ये हो गया C और ये पॉइंट इधर डाल दिया। ओके, अब यहां से आपको स्पष्ट दिख रहा है कि ये एक पॉइंट पे क्या कर रही है इंटरसेक्ट कर रही हैं, और उस पॉइंट को P नाम दे दिया जाता है। उसके कोऑर्डिनेट की बात करें, ये देखो x पे 3 और y पे 7, यही आपका सॉल्यूशन है। x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 7। इसके बाद में ये आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया। अगला जो वर्क आप लिखना है कि लाइंस AB एंड CD इंटरसेक्ट at point
P 3 and 7. So solution of pair of linear equation is x is equal to 3 and y is equal to 7. ये तो आपके x और y की वैल्यूज आ गई, लेकिन हमें वैल्यूज जिनकी निकालनी है, नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स। बॉयज तो हमारे x थे, गर्ल्स हमारे पे y है, थी। तो यहाँ पे लिखेंगे सो नंबर ऑफ बॉयज आर 3 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स आर 7। ठीक है, ओके। अब कंडीशन को देख लेते हैं कि बॉयज से गर्ल्स की जो नंबर है वो देखो 4 ज्यादा है, ये कंडीशन फॉलो हो रही है। दोनों का जो सम है वो कितना आ रहा है हमारे पास 10 आ रहा है। आप जब ये काम करें, देखो ये सारा काम हम पहले कर चुके थे, यहाँ तक रिप्रेजेंटेशन हो चुका, इंटरसेक्ट करिए है तो ये पॉइंट P निकाला, जो कॉमन पॉइंट है इंटरसेक्शन पॉइंट है वही हमारे पास सॉल्यूशन हो जाएगा। तो फर्स्ट वैल्यू x की, दूसरी वैल्यू y की। x और y की वैल्यू आने के बाद में वापस क्वेश्चन में जाना है, वैल्यू किसकी पूछी है, किसको अपन ने x और y माना है, उसकी वैल्यू अपने को निकाल के उसको दे देनी। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया किस तरीके से अपन को ग्राफिकल या ज्योमेट्रिकल मेथड से किसी एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के जो आपके पास प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है, अलजेब्रिकली बनानी है, दोनों के ग्राफ आपको डिनोट करने हैं। ये अपने काम कर चुके हैं, ग्राफ डिनोट इंटरसेक्शन पॉइंट उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। मान लीजिए अगर ये सॉल्व करते हुए पैरेलल आ जाती तो अपन यहाँ पे लिखेंगे लाइन ए बी एंड सी डी आर पैरेलल, देन देयर इज नो सॉल्यूशन। ठीक है, अगर ये कोइंसाइड करती तो अपन यहाँ पे क्या लिखते हैं, लाइन ए बी एंड सी डी कोइंसिडेंट या कोइंसाइड ईच अदर, देन देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इतना लिखना है। सॉल्यूशन तो केवल इस कंडीशन में ही आपको निकाल कर दिखाना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन कुछ कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, अपन क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। आपको क्वेश्चन पूरा दिया हुआ है, इसके अंदर आपने क्या करना है कि जो रेशियो होता है a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 को कंपेयर करते हुए अपने को ये बता करना है कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की जो लाइंस है वो इंटरसेक्ट करेंगे एक पॉइंट पे, पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी। ठीक है, सीधी सी बात है, ये अपन काम कर चुके। जो अपन ने लास्ट में नीचे टेबल की थी, अपन a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की 3 कंडीशन थी। उन तीनों कंडीशन के अकॉर्डिंग आप देख लेना एक बार। अपन इसको ये डिसाइड कर लेंगे कि ये इंटरसेक्ट एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, पैरेलल होगी या कोइंसिडेंट होगी। दूसरा हम ये पता कर सकते हैं इस केस, ये अगर केस होगा तो 1 सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तीसरा हम बात करते हैं कि कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट, जिसमें सॉल्यूशन निकलता है तो इन दोनों में सॉल्यूशन आता है तो ये तो हो गया कंसिस्टेंट, एंड इस केस में क्या हो जाएगी, इनकंसिस्टेंट। ओके, तीनों चीजों को अपन एक साथ ही लिख लेंगे। चलिए अपन ये स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन में। ये हमारे पास दोनों इक्वेशन से, इनको नेमिंग कर देते हैं अपन। 5x - 4y + 8 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इक्वल में 0 है। बस यही आपको ये चेक करना है, अगर नहीं होता तो उसको बनाना होता है बस। ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो हियर a1 b1 c1, a1 b1 c1 यहाँ से, a2 b2 c2 यहाँ से आ जाएगी। तो देख a1 कितना है हमारे पास, x का कोफिशिएंट 5, b1 है हमारे पास, देखो y का कोफिशिएंट -4 एंड c1 है हमारे पास प्लस का 8। ठीक है, तक बात। इक्वल में 0 होना चाहिए। कोफिशिएंट के समय लेते समय आपको ध्यान रखना है कि साइन भी उसका लेना है, और अगर मान लीजिए यहाँ पे कुछ नहीं होता तो वहां पे 1 आपको मानना है। ओके, चलिए a2 = 7 हो गया हमारे पास, मतलब a2 x प्लस में b2 y, दिस इज b2 6 एंड c2 = -9। ये हमारे पास a1 b1 c1 a2 b2 c2 आ चुके हैं। अब इनका रेशियो ले लेना है आपको, a1/a2 ले लेना है। वो हो गया देखो 5/7, कुछ भी कैंसिल नहीं होता, एज इट इज रख लो। फिर b1/b2 ले लेना है, -4/6, देखो 2 से कैंसिल होते हैं तो 2 से ये 2 टाइम हो गया और ये 3 टाइम हो गया, तो -2/3 ये आ गया हमारे पास। एंड यहाँ से c1/c2 ले लेते हैं, वो हो गया +8/9। ठीक है, पहला जो काम करना वो इन दोनों को चेक करना है। चलो फर्स्ट कंडीशन हम कंडीशन के अंदर लेते हैं कि a1/a2 और b1/b2 के बीच में कौन सा साइन आएगा, इक्वल का साइन आएगा, इक्वल नोट का साइन आएगा। इक्वल का साइन आएगा तब आगे बढ़ेंगे, इक्वल नोट तो यहीं रुक जाएंगे। देखो 5/7 और -2/3 किसी भी एंगल से ये दोनों क्या नहीं आ रहा है आपके पास, इक्वल नहीं है। इसका मतलब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। बस यही आपका काम खत्म हो गया। अब सीधी कंडीशन लिख दो। ये कंडीशन किसकी होती है, इंटरसेक्शन की। दिस इंप्लाइज लाइंस
intersect at a point। ठीक है, सॉल्यूशंस की बात करें, ओनली वन सॉल्यूशन, इंटरसेक्शन पॉइंट आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट की बात करते हैं, ये कंसिस्टेंट होगी। ओके, तीनों चीजों को एक साथ लेके चलना है, इंटरसेक्ट करेंगे, एक सॉल्यूशन होगा, कंसिस्टेंट होगा। ओके, अगर मान लीजिए क्वेश्चन किसी भी तरीके का तो तीनों को एक साथ लेके चलिए, एक साथ उसका आंसर दीजिए। सेकंड क्वेश्चन अपन लेते हैं यहाँ पे, जो हमें ये दिया हुआ है। तो पहले तो इनको अपन इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं। देखो ये हमारे पास 6x माइनस का 3y प्लस का 10 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इक्वल 0 है। एंड 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ये भी आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्योंकि इक्वल 0 है। यहाँ ले लेते हैं अपन, हेयर a1 है, x का कोफिशिएंट 6, b1 है माइनस का 3 एंड c1 है प्लस का 10। a1 b1 एंड c1, a2 b2 और c2 एज इट इज ले लीजिए। a2 कितना है हमारे पास, x का कोफिशिएंट 2, b2 हमारे पास देखो यहाँ कुछ भी नहीं है, इसका 1 लेंगे लेकिन साइन भी साथ में आएगा तो ये माइनस का 1 हो गया, और c2 हमारे लिए हो गया प्लस का 9। ठीक है, अपने को इसका रेशियो लेना है, a1 अपॉन a2 निकाल लेना है पहले, फिर b1 अपॉन b2 निकाल लेना है, और फिर c1 अपॉन c2 निकालना है। चलिए a1 अपॉन a2 करते हैं, देखो 6 अपॉन 2 आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया, कितना हो गया 3 हो गया पॉजिटिव। b1 अपॉन b2 की बात करेंगे, -3 अपॉन -1, देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 1 को 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो ये भी 3 आ जाएगा, और c1 अपॉन c2 की बात करेंगे 10 अपॉन में 9। ओके, कंडीशन हमारे पास जो होगी वो होगी, पहले तो चेक करेंगे a1 अपॉन a2 को b1 अपॉन b2 से। अगर इक्वल नहीं है तो बात यहीं तक रुक जाएगी, अगर इक्वल है तो आपको आगे बढ़ना है। देखो यहाँ पे a1 अपॉन a2 की वैल्यू भी 3 आ रही है, b1 अपॉन b2 की वैल्यू 3 आ रही है, इसका मतलब ये इक्वल है। तब आपको थर्ड को देखना है, थर्ड वाला इनकी इक्वल है या नहीं है। देखो 10 अपॉन 9 3 के इक्वल नहीं है, ये तो 3 3 है, ये 3 नहीं आ रहा है, इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। आप कंडीशन याद करेंगे, सेकंड नंबर की कंडीशन है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इन दैट केस लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी, लाइंस आर पैरेलल। सॉल्यूशन की बात करेंगे तो आप लिखेंगे नो सॉल्यूशन। थर्ड बात करेंगे ये कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट में आप लिखेंगे इनकंसिस्टेंट। ओके, ये तीनों चीज आपको एक साथ करिए। एक क्वेश्चन और बच गया, वो आप आसानी से कर सकते हैं, उसके अंदर में भी कंडीशन होगी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। जब तीनों इक्वल हो जाएंगे देन आप लिखेंगे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, और लाइंस क्या हो जाएंगे हमारे पास, कोइंसिडेंट हो जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब जस्ट इसके अगला एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इस पार्ट के अंदर अपन, और बाकी जो अपन क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, जहां पे अपने को सॉल्यूशन करना पड़ेगा ग्राफिकल मेथड से। कुछ हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स है, करना आपको ये है कि भाई वर्ड प्रॉब्लम का आपको इस तरीके अलजेब्रिकली में आ जाएगा, उसके बाद का वर्किंग आपके पास है कि भाई उसके दोनों की क्या बनानी है, लाइंस बनानी है, ग्राफ पे डिनोट करना है, उसके बाद में उसके सॉल्यूशंस को चेक करना है। ठीक है, अपन अगला क्वेश्चन और लेते हैं जिसके अंदर अपने को कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में सीखना है। देखिए स्टूडेंट, अपन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। वही क्वेश्चन, वही चेक करना है आपको कि अगर मान लीजिए इंटरसेक्ट कर रही हैं तो कंसिस्ट हो जाएंगी, कोइंसिडेंट एक के ऊपर दूसरी आ रही है देन आपके पास वो भी कंसिस्ट होंगी, केवल एक ही कंडीशन में इनकंसिस्टेंट होगी जब वो आपके पास लाइनें क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो चलिए अपन वही चेक कर लेते हैं, कंडीशन हमारे पास वही है, वही चेक करना है अपने को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर देखो क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, पहले ये चेक करो, इक्वल में 0 नहीं है तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ। तो चलिए आप इसको करेंगे सॉल्यूशन में, इसको इधर लेके आ जाते हैं, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, 3x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई हमारे पास। एंड 2x माइनस के 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई, 7 भी इधर आ गया। हम यहाँ पे वही चेक कर लेते हैं अपन, a1 b1 एंड c1। ठीक है, कोई जल्दीबाजी मत करना, कई बार क्या होता है सीधा a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 करता है, ऐसा कुछ नहीं करना, आपको एक स्टेप एक्स्ट्रा लिखनी है कि तो एरर की जो संभावना है, पॉसिबिलिटी, वो बहुत कम हो जाती है। चलो भाई x की a1 की वैल्यू 3 है, b1 की वैल्यू 2 है एंड c1 है हमारे पास -5। ऐसे अपन बात करते हैं, a2 हमारे पास 2 है, b2 आपके पास है -3 एंड c2 हमारे पास है -7। अब इनका रेशियो ले लेते हैं, a1 अपॉन a2 वो आ गया 3/2, बस इतना ही है, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। b1 अपॉन b2 की बात करें 2 अपॉन -3, ठीक है,
एंड C1 अपॉन C2 की बात करें तो ये हो गया माइनस का 5 अपॉन माइनस का 7, माइनस माइनस कैंसिल हो गया 5 अपॉन 7। अब आप कंपेयर कर लो पहले इन दोनों को। आपको केवल इतना सा करना है कि A1 अपॉन A2 को कंपेयर करना है आपके पास B1 अपॉन B2 से। यहाँ देखो 3/2 2/3 दोनों इक्वल नहीं है, 3/2 अलग रेशियो है, 2/3 अलग रेशियो है, तो A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। फर्स्ट कंडीशन होगी हमारे पास। दिस इंप्लाइज लाइन क्या होंगी हमारे पास, इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है, वन सॉल्यूशन होगा। और कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन निकल रहा है तो कंसिस्टेंट। ओके यहाँ तक। चलिए सेकंड क्वेश्चन में आ जाइए। अगला वाला देखो, यहाँ पे कुछ एक बात आपको ध्यान रखनी है, आगे भी काफी ज्यादा ऐसी चीजें आएंगी और आपको सीख ही लेना है यहाँ पे बस। इस फ्रैक्शन से काफी ज्यादा समस्या होती है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि फ्रैक्शन को कैसे करेंगे, क्या करेंगे। और वैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में, चलो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए तो इसको इधर लेके आएंगे, लेकिन इस तरफ ये जो नीचे फ्रैक्शन है इसका क्या करेंगे, यहाँ तो कोई फ्रैक्शन नहीं है। तो देखो सीधा सिंपल है, ऐसे काफी ज्यादा आगे क्वेश्चन भी आएंगे, इसमें भी, इस क्वेश्चन में भी एक और क्वेश्चन है। तो करने का सीधा सिंपल तरीका है कि देखो किसी भी इक्वेशन को आप दोनों साइड किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करवा सकते हो, ठीक है। एलसीएम वगैरह आपको नहीं है, केवल मल्टीप्लाई का ध्यान रखना है। अगर मान लीजिए कि इसके नीचे 3 नहीं होता तो अकेला 2 था तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर ये 3 आ गया तो 2 और 3 का एलसीएम ले लो, तो 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 6, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर मान लीजिए यहाँ पे 4 और होता तो 2 3 और 4 का जो एलसीएम होता ना, उससे अपन क्या कर देते, इसको मल्टीप्लाई कर दो। 1 नंबर है तो उसी से मल्टीप्लाई कर दो, 2 हो तो एलसीएम ले लो, 3 हो तो एलसीएम ले लो, ठीक है। और मल्टीप्लाई करते हुए इस फॉर्म में आ जाएगा, उसके बाद में आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। ओके यहाँ तक बात। तो अपन पहले इसी को ले लेते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 6। 6 क्यों लिया, 2 और 3 का एलसीएम, तो देखो मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। 3/2 x, तो मैं इधर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 6 × 3/2 x प्लस 6 × 5/3 y इज इक्वल टू 6 × 7। ध्यान रखना 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे भी होगा, इससे भी होगा और इससे भी होगा, दोनों साइड होगा। RHS में भी होगा, LHS में, दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। यहाँ से देखो ये कैंसिल हो गई, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया। अब नेक्स्ट आ गई 3 × 3 हो गया 9x, 2 × 5 हो गया प्लस के 10y इज इक्वल, ठीक है, 4 6 से कितना हो गया आपके पास 42, सॉरी 6 7 जा 42। इसको और इधर ले लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए, ये हो गया हमारे पास 9x प्लस में 10y माइनस का 42 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लिया आपने। ओके, अब आप क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन जस्ट इसके नीचे लिए, वो तो देखो आपके स्टैंडर्ड फॉर्म में वैसे यानी डिनोमिनेटर नहीं है, लेकिन इसको इधर ले लेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, सीधे आ जाएगी माइनस का 10y, ये इधर आ जाएगा माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर सेकंड, a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकाल लो यहाँ पे। हेयर a1 इज इक्वल टू 9, b1 इज इक्वल टू 10 एंड c1 इज इक्वल टू माइनस का 42, a2 इज इक्वल टू 9, b2 इज इक्वल टू माइनस का 10 एंड c2 इज इक्वल टू माइनस का 14। अब वही करेंगे, a1 अपॉन a2 करेंगे, 9 अपॉन 9 इज इक्वल टू प्लस का 1 हो गया, b1 अपॉन b2 करेंगे 10 अपॉन माइनस का 10, 10 से 10 तो 1 हो गया, लेकिन माइनस का 1 आ जाएगा आपके। और c1 अपॉन c2 की बात करेंगे, माइनस का 42 अपॉन में माइनस का 14, माइनस से माइनस कैंसिल, और ये 3 टाइम चला गया तो ये 3 आ गया। पहले इन दोनों कंपेयर करना है, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 कंपेयर करो। देखो ये तो 1 है, ये -1 है, ध्यान रखना 1 कभी भी -1 के इक्वल नहीं होता है। जनरली तो क्या होता है 1 और -1 को इक्वल मान लिया। नंबर लाइन की बात करें 0 1 और -1, देखो ये यहाँ है, ये यहाँ है, कभी भी इक्वल नहीं होता। मोस्टली ये देखते हैं 1 1 चेक कर लेते हैं, ये देखिए ये माइनस का 1 है, 1 का 1 है, ये कभी भी इक्वल नहीं होगा, देन इज नॉट इक्वल टू। और अगर ये इक्वल नहीं है तो यही जो कंडीशन है वो यहाँ आ जाएगी आपकी, मतलब लाइन क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, वन सॉल्यूशन होगा और कंसिस्ट होगा। ओके, अब अपन लास्ट और ले लेते हैं यहाँ से। हमारे पास देखो यहाँ पे है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं अपन, इसको इधर ले लेते हैं। तो ये हो गया 5x माइनस का 3y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। और माइनस का 10x प्लस का 6y ये तो है, ये इधर आएगा प्लस का 22 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर हो गई सेकंड, ठीक है। हियर a1 है हमारे पास 5, b1 है हमारे पास माइनस का 3 एंड c1 है हमारे लिए माइनस का 11, a2 है माइनस का 10, b2 है प्लस का 6 हो गया एंड c2 है हमारा प्लस का 20। ओके, अब इनका रेशियो ले लेते हैं, a1 अपॉन a2 ले लेते हैं। पहले देखो 5 अपॉन माइनस का 10, तो देखो ये 2 टाइम तो चला गया, लेकिन 2 नीचे बचा है तो 1 अपॉन 2 वो भी माइनस का,
फिर हमने b1/b2 ले लिया, माइनस का 3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो माइनस का साइन वही 1/2, मतलब अभी यहाँ से देखने से लग रहा है कि ये दोनों तो क्या हो गए, इक्वल आ गए। थर्ड को और चेक कर लेते हैं, c1/c2 इज इक्वल टू माइनस का 11 में प्लस का 22, 11 2 जा 22, वही माइनस का 1/2, देखो तीनों इक्वल आ गए। तो कंडीशन है हमारे पास a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अगर ये कंडीशन हो जाती है देन लाइन क्या होती है हमारे पास, कोइंसिडेंट। ठीक है, कोइंसिडेंस ईच अदर, ओके। और अगर आप नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, और अगर कंसिस्ट और इनकंसिस्ट की बात करेंगे, इस केस में सॉल्यूशन निकलता है तो देन ये आपके पास होगी कंसिस्ट। ठीक है, तक बात। तो आपको ये, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरीके से, बस कंडीशन वही है हमारे पास। अब ये अलग अलग प्रॉब्लम है, यहाँ पे क्या था, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं थे, इसको इधर ले लिया। यहाँ पे ये नीचे क्या था, डिनोमिनेटर में कुछ नंबर्स थे तो उसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ये नॉर्मल फॉर्म में आ गई, फिर वही काम करना है। यहाँ भी क्या थे, अब स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं थे, उधर से इधर लाके ये आपने पूरा चेक कर लिया। और चेक करना भी बहुत आसान है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, तीनों कंडीशंस को चेक करते हुए आसानी से इंटरसेक्शन, पैरेलल और कोइंसिडेंट के बारे में, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में पता कर सकते हैं, कंसिस्ट इनकंसिस्ट के बारे में पता कर सकते हैं। अब इस चैप्टर के जो आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो अपन पार्ट 2 में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।